हेलो एवरीवन। सो ये क्लासेस रीड लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही सीडीपी की हैं। इन क्लासेस में हम अपनी सीडीपी को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि रीड का पेपर बहुत ज़्यादा पास है, तो हम इन क्लासेस को डेली बेसिस पे चलाएंगे और अपने टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत अंतर मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये जो टॉपिक है वो ना केवल रीट एग्ज़ाम में बल्कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मीन्स टॉपिक का नेम क्या है? व्यक्तिगत अंतर। मतलब कि हम इसे कह सकते हैं, हम इसको एक पर्सनैलिटी वाले टॉपिक के रूप में भी ले सकते हैं। आप मुझे बताइए कि सभी की जो पर्सनैलिटी होती है वो सेम होती है? नो, वी ऑल हैव डिफरेंसेस। हम सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब हम सबकी पर्सनैलिटी सेम नहीं होती है। हम सबकी पर्सनैलिटी सेम नहीं है तो यही हमारे क्या कहलाए? यही हमारे कहलाए इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो हमें क्या बनाती है? यूनिक बनाती है। हम मतलब कि दो लोग बिल्कुल एक तरीके से सेम नहीं हो सकते। किसी के डिफरेंसेस में अंतर पाया जाता है तो किसी के रंग रूप में अंतर पाया जाता है, तो वही उसके पर्सनैलिटी में डिफरेंसेस हो गए। अब ये जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो स्टेबल नहीं होती है। वो कैसी होती है? डायनामिक होती है, मीन्स गतिशील होती है। वो लगातार चेंज होती रहती है। आज हम कैसे होंगे, कल हम कैसे होंगे, मे बी हमने कुछ नए गुणों को ऑब्जर्व कर लिया तो हम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। परसों हमने कुछ नए और ट्रेड्स को ऑब्जर्व कर लिया, को सीख लिया और ऑब्जर्व कर लिया तो हम और चेंज रहेंगे। तो जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो कभी भी फिक्स नहीं रहती है, वो समय के संग संग चेंज होती रहती है। और हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। सपोज डैट हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो हमने जिम ज्वाइन कर ली तो हम पतले हो जाएंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया। व्यक्तित्व का पहलू, नेक्स्ट टॉपिक ये क्या है हमारा? व्यक्तित्व का पहलू। तो हमारे व्यक्तित्व को नापने के मतलब मेज़र करने के क्या क्या पहलू होते हैं? ये मेनली 4 होते हैं। पहला है शारीरिक, मतलब हम शारीरिक रूप से कैसे अलग है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, ठीक है। फिर है जैविक। जैविक मीन्स जैविक में क्या आता है? जो हमारे हार्मोन्स हो जाते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक, मतलब हमारा किस तरीके से एटीट्यूड है, किस तरीके से हमारा एप्टीट्यूड है, हम किस चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक, हमारा समाज कैसा है, हम उसके अकॉर्डिंग भी तो दूसरे लोगों से चेंज होते हैं। ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है यहाँ पे इसका, यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। आई होप आपको ये पेज अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं होते। क्या कह रहे हैं? कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं होते। सही बात है। इवन जो ट्विंस भी होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। अब वो डिफरेंसेस ज़्यादा ना हो लेकिन वो मेजरली होंगे ज़रूर, वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे नेचर से मिले हैं। जो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो हमें कहाँ से मिले? हमारे नेचर से मिले। और इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर होता है डिफरेंस होना सामान्य सी बात है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात हो गई, अरे मैं तुमसे अलग क्यों हो गया, तुम मुझसे अलग क्यों हो गए, ठीक है। अब ये किस किस बेसिस पे होते हैं? कलर, शेप, साइज, इंटेलिजेंट, ETC के आधार पर पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। यहाँ पे कुछ बेसिस लिखे हुए जिनके आधार पे हम लोगों में क्या होते हैं? कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। पहला है लैंग्वेज, नेक्स्ट है कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, मोटिवेशन एंड नेक्स्ट है एटीट्यूड। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ मेन जो है उनको मेंशन किया है। अब आता है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किन किन टाइप के आधार पर हमारे अंदर होते हैं? सबसे पहला है, मैंने आपको बताया था अभी पहले ही कि जो हमारे अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उनके दो मेन रीज़न होते हैं। एक तो होता है कि हमारे हेरिडिटी से हमें कुछ मिला हो, मतलब कि वंशानुगत तरीके से हमें कुछ मिला हो। लेकिन और एक दूसरा तरीका क्या होता है कि हम सपोर्ट डैट कि हमने मेनली हमारी हाइट वगैरह तो कुछ हो लेकिन हमने अपने वातावरण से, अपनी सोसाइटी से कुछ चीज़ों को अडेप्ट कर लिया, ठीक है। हमने कहीं सीखा कि हमें नमस्ते करना है, कभी हमने सीखा कि हमें शेक हैंड करना है, तो ये सब हमने अडेप्ट किया है। तो वो क्या होते हैं? अर्जित तत्व होते हैं। एक होते हैं वंशानुगत तत्व और एक होते हैं अर्जित तत्व। इनहेरिटेड डिफरेंसेस और एक्वायर्ड डिफरेंसेस, मतलब कि एक्वायर्ड मतलब हमने जैसे अपने समाज से, अपने वातावरण से ग्रहण किया है। तो हमारे जो वंशानुगत तत्व उसमें क्या कहा जाएगा? फिजिकल, मेंटल, मतलब कि फिजिकल आपकी कैसी फिजिक है, आप कितने चौड़े हैं, इतने गोरे हैं, आपकी हड्डियों का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब। मेंटल और इंटेलिजेंस, ये भी देखा जाता है कि जो इंटेलिजेंस होती है वो हमें हेरिडिटी के थ्रू मिलती है, ठीक है।
एबिलिटीज़, हमें अंदर कोई क्षमताएं हो एक विशेष तरीके से कि हम बहुत लंबे चौड़े हो तो हम खूब चीज़ें वेट लिफ्ट कर सकते हो, लेकिन हम कभी छोटे रह गए हो, हमारे अंदर बेसिकली हाइडिटी से ही कमजोरियां हो, तो हम चीज़ों को उतने अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये सब हमें वंशानुगत मिलती है। पर्सनैलिटीज़, मेच्योरिटी, सेक्स, एप्टीट्यूड, स्पेशल ट्रेड्स, कुछ हमारे अंदर स्पेशल टैलेंट्स होते हैं, वो भी हमें किससे थ्रू मिलते हैं? अपनी हेरिडिटी के थ्रू मिलते हैं। नेक्स्ट है अर्जित तत्व, मतलब कि एक्वायर्ड ट्रेड्स। इसमें क्या आता है? सोशल, कल्चर, एनवायरनमेंट, इमोशन, एजुकेशन, अचीवमेंट, लर्निंग स्टाइल, लैंग्वेज, इंटरेस्ट और एटीट्यूड। हमारी किस तरीके से लर्निंग हो रही है, हमारा आसपास का कल्चर क्या है, ठीक है। जो हमारे आसपास से कल्चर होता है हम उसी को सीख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वाले लोगों की लैंग्वेज कुछ अलग होती है, हरियाणा वालों की लैंग्वेज कुछ अलग होती है। क्या वो ये जो लैंग्वेज है वो अपने जन्म से ही सीख के आए हैं? क्या उन्हें हेरिडिटी के थ्रू ये लैंग्वेज मिली? नहीं, ये लैंग्वेज उन्हें कहाँ से मिली है? अपने इन्वायरमेंट के थ्रू उन्होंने उसको अडेप्ट किया है, ठीक है। जो हमें अचीवमेंट होती हैं और हमारे इंटरेस्ट होते हैं, हमें सब कहाँ से हम इन्हें अडेप्ट करते हैं? अपने इन्वायरमेंट के थ्रू अडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व। तो पहला तत्व है आनुवांशिकता, नेक्स्ट है वातावरण, उसके बाद है रेस, कास्ट, रेस और नेशन, बुद्धि, एजुकेशन, सेक्स, एज, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें क्या करती हैं? हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। देखो क्या करें, इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रख के एजुकेशन देनी चाहिए, मतलब कि हमें सबको एक जैसी एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। किसी की नीड अलग होती है, किसी की नीड अलग होती है। कोई बच्चा गिफ्टेड होता है तो कोई बच्चा वीक बच्चा होता है, तो उसमें क्या क्या उसमें डिफरेंसेस है, उसके व्यक्तित्व में क्या क्या डिफरेंसेस है, उनको ध्यान में रखते हुए उसे वैसी ही एजुकेशन प्रदान करनी चाहिए। और क्या होता है, जो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है? हमें लगातार वातावरण के अनुकूल ढालने में हमारी हेल्प करती है। सपोज डैट अभी हम किसी और वातावरण में चले जाएं तो जो हम उसी की तरह अपने आप को ढाल लेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे। हम वैसे ही कल्चर को सीखने लगेंगे, हम वैसे ही लैंग्वेज का यूज़ करने लगेंगे, हम उसी तरीके के कपड़े पहनने लगेंगे। तो ये सब क्या होता है? हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करती रहती है। पहले ही मैंने बताया था कि जो पर्सनैलिटी होती है वो कभी भी रिजिड नहीं होती है, मतलब कि वो फिक्स नहीं होती, वो कैसी होती है? डायनामिक होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्टिव पेडागोजी बेस, मतलब कि जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसके थ्रू हमारे उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या क्या पेडागोजी वे होती हैं। सबसे पहला है सामग्री का एकीकरण, मतलब हमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए पढ़ाना चाहिए। जैसे कि हमने उसका चार्ट का भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हमें उसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी करानी चाहिए। तो जब हम किसी भी चीज़ को उन्हें सिखाएं तो उन्हें डिफरेंट चीज़ों को एकीकृत करके सिखाएं। दूसरा है विभेदित अनुदेशन, मतलब कि सभी बच्चों को एक जैसे इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं, डिफ्रेंशिएट करना है इंस्ट्रक्शन के में, क्योंकि हमने देखा कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं है। कोई बच्चा किसी चीज़ को समझेगा, कोई बच्चा किस चीज़ को समझेगा, तो उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उसे एजुकेशन या फिर इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, ठीक है। डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन लर्निंग्स, ठीक है, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार डिफरेंट मेथड का यूज़ करना, ठीक है। फिर है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस का यूज़ नहीं करना चाहिए। सपोर्टेड एक ही चीज़ नहीं कह दी कि ये करना है यही करो, सबको ये नहीं बोली कि सबको आज बुक पढ़नी है, लगातार बुक ही पढ़नी है। सपोर्टेड किसी बच्चे को बुक पढ़नी नहीं आ रही है तो उसे हमें सपोर्टिव रहना है, उसको समझाना है, उसके बाद अलग इंस्ट्रक्शन देना है। ये नहीं कि मैंने तो इंस्ट्रक्शन दे दिया बुक पढ़ने का, तुम्हें आती है नहीं आती मुझे मतलब नहीं है। तो बच्चे की नीड्स को समझते हुए हमें उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी ग्रुपिंग, मतलब कि क्षमता समूहन। फिर ये सब ऐसे ही हैं, यहाँ पे हम देख टाइप्स ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी ग्रुपिंग मतलब कि हम उसकी योग्यता के अनुसार उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। वो कितने टाइप की होती है, मतलब कि विद इन क्लास ग्रुपिंग। पहला है विद इन क्लास ग्रुपिंग, एक ही क्लास के बच्चों को उनकी सेम एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी ग्रुपिंग कर देना। देखो अगर हम बात करें कि ग्रुपिंग के थ्रू बच्चों को सिखाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसमें एक ही एबिलिटी वाले बच्चों को डाल दें और तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है बिटवीन क्लास ग्रुपिंग, मतलब डिफरेंट क्लास के बच्चों को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप बना देना। अब ये एबिलिटी ग्रुपिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहला है होमोजीनियस और दूसरा है
हेट्रोजीनियस, मतलब कि ये समान क्षमता वाले, ये विषम क्षमता वाले। अगर मैं इन दोनों में से बात करूँ कि कौन सी ग्रुपिंग अच्छी होती है, तो ये हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चों को एक ही ग्रुप में डालना। सब इसमें क्या होगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से बहुत सी चीज़ों को सीखेगा, समझेगा, उनके नज़रिए को देखने उनके मतलब नज़रिए को समझेगा, उनकी बातों को समझ पाएगा। ठीक है। और इस टाइम पे तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमें बच्चों को अलग थलग करना ही नहीं है। ठीक है। विभिन्न योग्यताएं वाले बच्चों को एक संग एक ही छत के नीचे पढ़ाना है। तो हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग क्या होती है? वेस्ट ग्रुपिंग होती है। और एक है होमोजीनियस ग्रुपिंग, मतलब होमोजीनियस मतलब कि एक ही समान जिनमें जो एबिलिटी है उनको एक ग्रुप में रखना। तो एबिलिटी ग्रुपिंग 2 टाइप्स की होती है, एक होती है होमोजीनियस, एक होती है हेट्रोजीनियस। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ग्रुपिंग सबसे अच्छी होती है, ये क्वेश्चन आता है, तो वो कौन सी है? हेट्रोजीनियस, मतलब कि विषम योग्यता वाले बच्चों को एक ही ग्रुप में रखना। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी हुई है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहली डेफिनेशन है गार्डनर ऑलपोर्ट के अनुसार, मतलब कि ये पर्सनैलिटी की उन्होंने डेफिनेशन दी थी। व्यक्तित्व के अंदर मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं का ऐसा गतिशील संगठन को व्यक्तित्व के चरित्र व्यवहार में विचार को निर्धारित करता है। ठीक है। ये किसने डेफिनेशन दी थी? गार्डनर ऑलपोर्ट ने। दूसरी डेफिनेशन है विलियम वुडवर्थ की। इन्होंने कहा था व्यक्तित्व में उन व्यवहार का बोध होता है जो किसी को प्रिय लगती है और किसी को अप्रिय लगती है। मतलब कि व्यक्तित्व में वो विचार होते हैं जो किसी को तो अच्छे लग सकते हैं लेकिन किसी को बुरे लग सकते हैं। नेक्स्ट है बैलेंटाइन के अनुसार, उन्होंने व्यक्तित्व को जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों को योग माना है। जन्मजात मतलब कि जो हमें हेरिडिटी के थ्रू मिले, अर्जित मतलब कि जो हमने एनवायरनमेंट से प्राप्त किए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसमें जो हमारे हेरिडिटी के गुण होते हैं वो भी शामिल होते हैं, और साथ ही साथ जो हम अडेप्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के थ्रू वो भी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसका नेम था व्यक्तिगत अंतर। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो भी हमारी पर्सनैलिटी की थ्योरी है उसको हम पढ़ेंगे। चलिए एक बार इस चैप्टर को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने चैप्टर का नेम क्या था? हमारे चैप्टर का नेम क्या था कि व्यक्तिगत अंतर, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी लोगों के का जो पर्सनैलिटी होती है वो सेम नहीं होती, सभी लोगों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। सो डैट हम कह सकते हैं कि एवरीवन हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी। एंड अ पर्सनैलिटी इज डायनामिक, मतलब कि वो कभी भी गतिशील, वो स्टैटिक नहीं होती है, वो कैसी होती है? गतिशील होती है। और अगर हमें व्यक्तित्व को मेज़र करना है या फिर हमारे व्यक्तित्व के जो पहलू होते हैं वो कितने पहलू होते हैं? हमारे व्यक्तित्व के 4 पहलू होते हैं। पहला है शारीरिक, दूसरा है जैविक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक और चौथा है सामाजिक। ठीक है। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं हो सकते। इवन जो हमारे 2 ट्विंस होती है उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है। और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो नेचर के थ्रू हमें मिलते हैं, और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना कोई भी गलत बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ठीक है। ये कलर के बेसिस पे, शेप की बेसिस पे, साइज़ की बेसिस पे, इंटेलिजेंट की बेसिस पे हमारे अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है। अब क्या है? नेक्स्ट है बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। हमने पता कर लिया था कि हमारे अंदर कितने बेसिस पे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हम लोग की लैंग्वेज अलग है, हम लोग की कास्ट अलग है, हम लोग के जेंडर अलग है, कम्युनिटी अलग है, रिलीजन अलग है, मोटिवेशन अलग है और एटीट्यूड अलग है। ठीक है। एटीट्यूड क्या होता है कि हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। कोई लोग होता है कि किसी चीज़ को अच्छे नज़र से देखता है, कोई लोग होता है उसी चीज़ को बुरे नज़रिए से देखता है। सपोज दैट आप देखिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो क्या स्मोकिंग को बुरी चीज़ मानते होंगे? नहीं। अगर वो बुरी चीज़ मानते होते तो वो करते ही क्यों? और कुछ लोग उसको बहुत बुरी चीज़ मानते, तो वो उनका एटीट्यूड ही तो है, तो उस चीज़ के प्रति उनकी क्या नज़रिया है वही तो है बच्चों। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हमारे इंडिविजुअल के डिफरेंसेस कितने टाइप के थे? हमारे इंडिपेंडेंट डिफरेंसेस 2 टाइप के आधार पर होते हैं। पहला है इनहेरिटेड, मतलब हमारे जो माता पिता के थ्रू हमें मिले, हमारे वंशानुगत से थ्रू हमें मिले, और दूसरे हैं अडेप्टेड, मतलब कि जो हमने अपने इन्वायरमेंट से अडेप्ट किया है। इनहेरिटेड में है फिजिकल, मेंटल, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, पर्सनैलिटी, मैच्योरिटी, सेक्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, स्पेशल टैलेंट, ये सब। और जो हमने एक्वायर किया वो हमारे सोशल हो गए, कल्चर हो गई, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारे इमोशन क्या है, हमारे अचीवमेंट क्या है, ये सब हो गया। फिर है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व। हम जो भी हम इन्वायरमेंट में और जो हमें वंशानुगत चीज़ें हैं उन सब के थ्रू हमारे जो भी पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है? उससे प्रभावित होती है। जैसे कि हमारे वंशानुगत हो गया, वातावरण हो गया, कास्ट हो गए, रेस हो गए, हम किस तरीके के सोसाइटी में रहते हैं, क्या हमारा सेक्स है, किस तरीके से हमें एजुकेशन मिल रही है, क्या हमारा लर्निंग स्टाइल है, ये सब क्या होता है? हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नीड को ध्यान में रखते हुए हमें एजुकेशन देनी चाहिए,
और जो पर्सनैलिटी होती है वो किसी व्यक्ति को उसके वातावरण के अनुकूल ढालने में उसे हमेशा हेल्प करती है। फिर आते हैं इफेक्टिव वे ऑफ पेडागोजी। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें विभेदी अनुदेशन का यूज़ करना है, मतलब कि डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हमें देनी है सभी बच्चों को, और सामग्री का एकीकरण करना है। हमने एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है, लेकिन एबिलिटी ग्रुपिंग किस तरीके की करनी है, होमोजीनियस या हिट्रोजीनियस। हमेशा हमें जो ग्रुपिंग करनी है वो कैसी करनी है, हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस का मीन्स क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट योग्यता वाले बच्चों को एक ग्रुपिंग में रखना, और होमोजीनियस का मतलब क्या है, समान योग्यता वाले बच्चों को एक ग्रुप में रखना। नेक्स्ट इसके बाद हमारी कोई डेफिनेशन है, गार्डन और पोर्ट ने कहा है कि इसमें आप गतिशीलता याद रखिएगा कि इन्होंने गतिशील के बारे में बात की है कि व्यक्तित्व के अंदर मनोशारीरिक व्यवस्थाओं को ऐसे गतिशील संगठन को व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार एवं विचार को निर्धारित करता है। वुडवर्थ ने ये कहा है कि विलियम वुडवर्थ ने ये कहा है कि व्यक्तित्व में कुछ ऐसे गुण होते हैं कि जो किसी को तो अच्छे लग सकते हैं लेकिन किसी को तो बुरे लग सकते हैं। वैलेंटाइन ने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है कि जो व्यक्तित्व होता है उसमें जन्मजात और अर्जित दोनों ही गुणों का मिश्रण होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी थ्योरीज करेंगे, पर्सनैलिटीज़ की थ्योरी करेंगे।